तो बूंदी वाला किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? कौन से किसानों द्वारा किया गया? इसका मतलब गुर्जर किसानों का आंदोलन का पुराना रास्ता है ना। गुर्जर पुराने टाइम से आंदोलन करते रहे। 57 की क्रांति में भरतपुर में क्रांति कौन कौन करता है? गुर्जर और मेव। धौलपुर में क्रांति कौन करते हैं? देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर। बूंदी में किसान आंदोलन कौन करते हैं? भारत को आरक्षण का आंदोलन करने किसने सिखाए? गुर्जर पुराने टाइम से क्या करते रहे हैं? वीर गुर्जर है, जीवटता वाली कौम है, तो आंदोलन करने के लिए हमेशा आगे रही। देख लो, अंग्रेजों के खिलाफ ही कर दिए थे, तो अब तो सरकार के खिलाफ ही करना है। अब तो बहुत छोटी सी बात अब कर दिया जाए। अभी जब ये खूब बड़ा अपने टाइम में अपने वाली जो पीढ़ी बड़ी हुई है, इसने यदि कोई बड़े आंदोलन देखे तो वो बड़े आंदोलनों में एक आंदोलन कौन सा गिना जाएगा? हमेशा गुर्जरों वाला। गुर्जर आरक्षण आंदोलन खूब ही बड़ा हुआ था। और मैं हमेशा कहता हूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 72 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे उसमें? यदि और कोई जाति होती ना तो आंदोलन नहीं कर पाती। ये गुर्जरों की जीवटता थी कि 72 लोग मारे गए थे, उसके बावजूद आंदोलन कर लिया था। मतलब वो पहली बार वाला तो मुझे याद है, जो वसुंधरा गवर्नमेंट के अंदर हुआ था कि बाकायदा फायरिंग होने पे लोग मर गए, वहीं लाश रख के आंदोलन कर लिया था कि लाश पड़ी यहां पे तो पटरी पे गवर्नमेंट आए और हमसे बातचीत करे। और किरोड़ी सिंह बैंसला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए थे। पूरी बीबीसी की खबरें आया करती थी, उनके अंदर नाम आता कि कोई एक बंदा है, उस बंदे का नाम क्या है? किरोड़ी सिंह बैंसला। वो क्या कर रहा है? आंदोलन। और पूरा भारत जानता है। बैंसला जी को केवल अपने नहीं जानते, पूरा का पूरा भारत जानता है। बीच में जो एक दिन मैंने बात बताई थी कि हम 2014 में एक आंदोलन में थे, जेल वेल के अंदर गए थे, बताया था। तो वहां जेल के अंदर उस दिन हम रात को बैठे हुए थे, तो कहा भाई क्या किया जाना चाहिए, सरकार तो अपनी बातें सुन नहीं रही। तो वहां पर बात आई कि अपने क्या करें, तो कि अपने चक्का जाम कर देते हैं भारत के अंदर। कब करें चक्का जाम? जिस दिन आईएएस का एग्जाम, उस दिन चक्का जाम कर दो। हो एग्जाम होने मत दो। एग्जाम नहीं होगा तो सरकार बस एग्जाम कैंसिल, तो दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा होगा तो अपने को भी टाइम मिल जाएगा। हमें यह था कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिला तैयारी का। सरकार ने आंदोलन किया ही क्यों? तैयारी कर लेते तुम, नेतागिरी आती तुम लोगों को। तो 24 अगस्त को एग्जाम होना था। वो कब होना था? तो 24 अगस्त को चक्का जाम किया जाएगा। तो चक्का जाम करेगा कौन? तो आंदोलन में यूपी बिहारी आते थे। रात के 2-1 बजे हम वहां पे बैठे हुए उस थाने के अंदर और बातें करें वहां पे आंदोलन कैसे करेंगे। तो बिहार वाला वो एमपी पप्पू यादव, मैंने उस दिन बात बताई थी, तो पप्पू यादव खुद वहीं था। पप्पू यादव खड़ा हुआ, उसने कहा पूरा बिहार का चक्का जाम हम कर देंगे। 24 अगस्त को एको ट्रेन नहीं चलने देंगे। ट्रेन ही नहीं चलेगा तो कैसे दे पाएंगे पेपर? विद्यार्थी लोग पेपर नहीं दे पाएगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुम लोगों को टाइम मिलेगा, पूरा बिहार बंद करेंगे 24 को। अब साहब दूसरा बड़ा स्टेट पड़ता है यूपी। इतने में को यूपी वाला खड़ा हुआ, उसने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का हम बताते हैं। पश्चिम नहीं बोलते, पश्चिम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं बोलते, उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का गारंटी हम लेते हैं, राकेश भैया से पूरा बंद करवा देंगे। राकेश भैया, राकेश टिकैत। राकेश भैया कौन? तो यार उस आंदोलन में राकेश टिकैत तो हमारे से खूब बताई करके जाया करते थे। हमें आम खिला के गए थे, 2-3 बार आम भेजे थे हमारे लिए। और हमें कह के और गए थे कि जवानों जब भी चक्का जाम की जरूरत पड़े मुझे बता देना, उधर वाला चक्का जाम मैं करवा दूंगा। तो हमें पता था कि राकेश जी उधर वाला चक्का जाम करवा सकते हैं। कहा राकेश भैया पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा बंद करवा सकते हैं। तो कोई तीसरा खड़ा और उसने कहा जब यूपी बंद हुआ, बिहार बंद हुआ, तो बड़ा स्टेट कौन सा बचा? तो सबने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते और हमारे चक्का जाम नहीं हो पाएगा। शांति प्रिय लोग हैं, हमारे से चक्के जाम वक्के जाम नहीं होते। वो एक झारखंड का एक नेता आया करता था हमारे, वो झारखंड वाले नेताजी खड़े हुए, उसने कहा राजवीर भाई कितना झूठ बोलते हैं। भारत को तो आंदोलन करना राजस्थान ने सिखाया है, और तुम्हारे तो एक आदमी है जिसका काम आंदोलन करना है। मैं सोचू यार ऐसा कौन है जिसका काम आंदोलन करना है। अब मैं दिमाग में सोचू यार बड़े नेता अशोक गहलोत, ना अशोक गहलोत चक्का जाम आज करवाया जाए, कल करवाया। तो मैडम से भी अपने तो चक्का जाम नहीं हो अपने आप। अब मैं कई देर सोच के मगर नहीं, हमारे कोई ऐसा नेता नहीं है जो चक्के जाम वगैरह करवाता हो और पूरे राजस्थान को बंद करवा देता हूं, मैंने तो आज तक देखा नहीं। उसने कहा रुकिए हम अभी बताते हैं आपको। उसने रात को 2:30 बजे भगवान जाने किसको फोन किया, साइड में जाके बात की, वापस आकर कितना झूठ बोलते हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं करवा सकते क्या बंद? मुझे लगा कि किरोड़ी सिंह बैंसला को इसका मतलब झारखंड वाले भी जानते हैं। इस बंदे को भी पता है कि एक आदमी ने पूरा राजस्थान बंद करवा रखा था। तो मैंने कहा कि देखो पहली बात तो किरोड़ी सिंह बैंसला ऐसे किसी मैटर के लिए क्यों बंद करवा देंगे, और फिर दूसरी बात मैं पश्चिमी राजस्थान का हूं, वो पूर्वी राजस्थान के, मेरे कांटेक्ट भी नहीं है। तो तुम मेरी तरफ मत देखो कि मैं किरोड़ी सिंह जी को फोन करूं और मैं कहूं बैंसला जी ट्रेन तो रोको, और बैंसला जी ट्रेन रोक देंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं करेंगे वो ये सब बातें। पर मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई कि यार एक अपने बंदे को ये सब लोग भी जानते हैं, भले किसी रूप के अंदर जाने।
अभी लॉकडाउन से थोड़ा पहले, मतलब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उससे थोड़ा पहले, मैंने एक दिन बैंसला जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार के अंदर कि बैंसला जी ने गुर्जर समुदाय की एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर कहा गया कि अब हम गुर्जरों में सामाजिक सुधार करेंगे। गुर्जरों में क्या करेंगे? सामाजिक सुधार करेंगे। और हम शादी में होने वाले खर्चे को कम करेंगे, हम मृत्यु भोज को बंद करेंगे, और हम ये जितना भी पैसा होता है, शादी में होने वाला खर्चे का जो पैसा होता है, जो मृत्यु भोज का पैसा होता है, इसको बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य, ताकि पढ़े लिखे बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, और हेल्थ अच्छी होगी तो पुलिस और फौज में भी अपने बच्चे खूब सारे भर्ती होंगे। मुझे लगा कि यदि ये बंदा ये काम करने में सफल हो गया, वास्तव में यदि ये काम लागू हो गए, ये बंदा गुर्जरों का अगला लोक देवता है। वाकई समाज को इन्हीं चीजों की सर्वाधिक आवश्यकता है। आरक्षण मिलने से, नहीं मिलने से आज दिन तक किसी का डायरेक्टली भला होते मैंने तो देखा नहीं है। आरक्षण किस में मिलेगा? सरकारी सेवाओं में। कितनी नौकरियां होती है, कितनी वैकेंसी निकलती है एक साल के अंदर, जिनसे भला हो जाएगा, कितने परिवारों का भला हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यदि कोई समाज एजुकेटेड हो गया तो उसे इन चीजों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि कायस्थ भारत में एक जाति है। कौन सी जाति? कभी ये सरनेम गुप्ता, सक्सेना, श्रीवास्तव, ये जो सरनेम होते हैं, ये कौन से होते हैं? कायस्थ। अभी थोड़े दिन बाद आईएएस का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को उठा के देखना, उसके अंदर सारे टॉप नाम जो मिलेंगे उनके सबके सरनेम ये मिलेंगे, गुप्ता, सक्सेना, श्रीवास्तव, ये नाम मिलेंगे आपको। आज दिन तक आपने कभी सुना कि गुप्ताओं ने कहा आरक्षण दो, या सक्सेनाओं ने ट्रेन रोक दी और कहा हमें आरक्षण दिया जाए, या श्रीवास्तव समुदाय ने कहा कि हमें 4 सीट दो लोकसभा की, वरना बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है हम पढ़ेंगे, पढ़ के आईएएस बनाएंगे, इस भारत को चलाएंगे, इन बाकी लोगों को हम बांटने का काम करेंगे। इसलिए आज दिन तक मैंने इन लोगों को ऐसा करते हुए नहीं देखा। भारत में एक और समुदाय, पारसी, मुट्ठी भर लोग, बहुत थोड़े से लोग, मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि पारसियों ने कभी कहा कि उन्हें आरक्षण दे दिया जाए। पारसी भारत की सरकार चलाते हैं, टाटा रुपया देता है तब आपकी भारत सरकार काम करती है। पारसी, ये टाटा, मिस्त्री, जितने भी ऐसे नाम बोले हैं सारे के सारे कौन है आपके? पारसी। मैंने जैनों को नहीं देखा कभी, बहुत छोटी सी कम्युनिटी अपने आप के अंदर। मैंने कभी नहीं देखा जैनों को कि जैन कहे कि हमें आरक्षण दे दिया जाए। दुकानें चलाते हैं अपनी जोरदार सी, अपने पे भरोसा, उनको पता है कमा के खा लेंगे। और मुझे बड़ा जोरदार लगता है सिंधी। विभाजन की मार सबसे अधिक यदि किसी समुदाय ने झेली थी तो वो कौन सा था? आप विश्वास नहीं करेंगे, 47 वाले विभाजन में किसी सिंधी परिवार में यदि 5 आदमी थे तो भारत 3 आ पाए थे, दोनों को पाकिस्तान वालों ने रख लिया था। महिलाएं तो ज्यादातर रख ली गई थी। इतना भयंकर विभाजन की मार झेली है, मतलब सिंधियों ने ही झेली है वास्तव विभाजन की मार, और कोई झेल भी नहीं पाया होगा। उसके बावजूद, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे, लूटे पिटे आए थे वहां से, उसके बावजूद मुझे कोई सिंधी गरीब नहीं मिला। जो सब कुछ छोड़ के आ गया था उसने यहां पे आगे रेडी लगा ली होगी, आलू बेच लिए होंगे, पर पैसे कमा लिए उस आदमी ने। तो भाई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ पे विश्वास करना पड़ता है, बाकी चीजों से आज मिले कल मिले। मैं तब भी कहता था, जब शुरुआत में आरक्षण वाला आंदोलन किया था तो कहा कि गुर्जरों को आरक्षण चाहिए। क्यों आरक्षण चाहिए गुर्जरों? या कोई समुदाय को दूसरा भी मांग करता है, तब गुर्जरों वाली बात है। गुर्जरों क्यों चाहिए? तो वो करे हमारी सरकारी नौकरियों में कम है, हमारे आईएएस भी नहीं है, हमारे आरएस भी नहीं। मैं तब भी हंसता था कि पहले तो ये देखो गुर्जरों में 10वीं पास कितने हैं, आईएएस आरएस का फॉर्म भरने के लिए बीए तो चाहिए। कारण कि 10, अब मैं ये कहूं कि गुर्जरों को फौज और पुलिस में देख लो, भरे पड़े हैं। फौज और पुलिस के अंदर गुर्जर ही गुर्जर मिल जाएंगे आपको। कारण कि बच्चे ने 10th की, 10th करते फौज पुलिस में भर्ती हो गया। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाला था वो तो चला गया आपका फौज पुलिस में, और जो नहीं पढ़ने लिखने वाला था उसने वैसे ही 10th करनी थी, वो तो वैसे भी आगे नहीं पढ़ता। जो पढ़ने वाला था उसको उधर भेज दिया गया। इसलिए एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। तो मुझे नहीं पता बैंसला जी वाला वो स्टेटमेंट केवल अखबार की बात या वास्तव में गुर्जर समुदाय वैसा लागू कर पाया है। यदि ऐसा कर पाएगा तो भारत के अन्य समुदायों के लिए सतुत्य का काम करेगा। भारत के अन्य समुदाय शायद गुर्जरों का अनुकरण करेंगे कि यार गुर्जरों ने जिस प्रकार अपने समुदाय में सुधार कर लिया वैसे हम कर ले, पर होती नहीं है ऐसी चीजें। अब दिखावा, शो ऑफ इतना है कि अब शादी वाला खर्चा, मृत्यु भोज वाला खर्चा इसलिए नहीं है कि खर्चा है, वो इसलिए है क्योंकि दिखाना है। सारी चीजें किस पे टिक गई है? दिखाने पे, दिखावे पे टिक गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि अब दहेज मांग नहीं है, लोग समझ गए, नहीं मांगते हैं दहेज वहेज, सब चीजें है ये दिखाने के लिए। लड़की का बाप चाहता है मैं खूब से खूब दूं ताकि लोगों को पता चले, लड़की भी चाहती है मैं खूब से खूब लूं। ये ना, ये बड़ा यूं मिसकंसेप्शन किया हुआ है अपने आप के अंदर। और मैं अक्सर जब भी पूछता हूं
कि भाई दहेज के विरोध में कौन कौन है, लड़कियां सारी हाथ खड़ी कर लेती है। आप सारी लड़कियां जब शादी होती है तब घर वालों से मांग मांग के लेती हो, ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए, ये भी दिया जाए। अब ये मत कहना कि हम नहीं मांगते हैं, मेरे घर में भी बहनें हैं, और वो कोई ऊपर से नहीं टपकी हुई, आपके बीच में से ही है। मैं सब देखी हुई है मेरी। उस टाइम कोई ना कोई बाई मुंह फुला के रखती है, ये नहीं ला के दिया मुझे तो, और वो नहीं ला के दिया। और वो तो हमारे पहले ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जाखर सर आया करते थे, बाद में आरएस में सेलेक्ट हो गए थे। वो अब बड़ा जोरदार किस्सा बताते कि उनका कोई एक दोस्त था, वेटरनरी डॉक्टर था, और उस वेटरनरी डॉक्टर लड़के की सगाई हुई किसी लड़की के साथ में। तो वेटरनरी डॉक्टर था तो कोई अच्छे पैसे वाले आए होंगे भाई, तब सगाई हुई होगी। लड़की के पापा ने एक दिन डॉक्टर साहब को फोन किया, और डॉक्टर साहब को फोन करके कहा कि मैं अपनी बेटी को मेरी तरफ से गाड़ी देना चाहता हूं, आप तो ये बता दे कौन सा आपको चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, तो वो गाड़ी आपको दिलवा दी जाएगी। लड़का बेहद समझदार, सिंसियर, पढ़ा लिखा, उसने कहा क्या बात करते हैं आप, किस लिए चाहिए गाड़ी? नहीं नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेनी हमें, और ये सब चीजें दहेज वेज में आती, मैं इन चीजों में फेवर नहीं करता, हम पढ़ा लिखा बच्चा हूं। लड़की के पापा ने वापस कहा कि आप ये मत समझिए कि ये दहेज है, आपके घर वालों ने भी मुझे नहीं कहा है, मैं मेरी बच्ची को जो देना चाहूं, इसलिए प्लीज आप बताइए मुझे कौन सी दी जानी चाहिए। उसने स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, मुझे कोई भी गाड़ी नहीं चाहिए। लड़की के पापा ने फिर पूछा कि देख लो, नहीं, बात खत्म हो गई। शाम को लड़की का फोन आया लड़के के पास, उसने कहा मंगते तू तेरी तनख्वाह से जिंदगी में नहीं ला पाएगा, पापा दे रहे हैं ले ले, और सुन पापा दे रहे हैं होंडा सिटी, तू स्कॉर्पियो मांगना, पैसे ज्यादा है इनके पास। अब शाम को लड़का वापस फोन करेगा, वो दिन में नींद में था, क्या कर रहे थे वो सुना नहीं था, गाड़ी गाड़ी, हाँ गाड़ी ले लूंगा मैं। तो ये ढकोसले हैं, इसलिए कई बार सच्चाइयां स्वीकार की जानी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड की शादी, मैं दिल्ली रहा करता था उन दिनों में, उसने मुझे फोन किया कि यार सिस्टर की शादी है, सिस्टर की शादी, और तू 3 दिन पहले आ जाना काम वाम करवाने के लिए, ठीक है? इसका मतलब है मैं काम करवाने वाला आदमी हूं, है ना, लोगों में पहुंच है, लोग पूछते हैं कि काम करवाता है। लड़की की शादी में काम नहीं हो तो कब हो भाई, छोटा मोटा काम रहता ही है, फिर कहते ही है कोई खास दोस्त होता भले ही आप ना जाओ। मैंने उससे पूछा कि तू कहां है, तो उसने कहा मैं सुनार की दुकान पे हूं। ये महीने 1.5 महीने पहले की बात है शादी से। क्यों सुनार की दुकान पे? क्यों? तो कहा भाई का गहना बनवाया था, गहना लेने के लिए आए थे। अच्छा ठीक। मैं गया नहीं, 3 दिन पहले मैं गया नहीं, तो उसने वो जब 2 दिन बचे थे उसने मुझे वापस फोन किया, अरे तेरे कहा था 3 दिन पहले जाना, आए नहीं रे तू। तो मैंने उसका यार पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, मैं यार कल आ जाऊंगा, 1 दिन पहले आ जाऊंगा, काम वैसे भी 1 दिन पहले होता है, 1 दिन बाद में होता है, मैं 3 दिन रुक जाऊंगा तुम्हारे, और मैं कल पक्का जाऊंगा। उसने कल पक्का जाना तू? मैं हाँ ठीक। मैंने फिर उसको पूछा कहाँ है तू, तो उसने कहा सुनार वाली दुकान। तो मैं बाई के गहने तो ले गए थे, फिर तू सुनार वाली दुकान में क्या कर रहा है? उसने कहा तू हाँ फिर बताऊंगा। मैं आ गया, शादी वादी सलट गई, मैं 1 दिन तक और रुका, बाई अपने ससुराल चली गई, मैं यूं बैठा था, जब मुझे रवाना होना था वो मेरे पास ही बैठा था। मैंने उसको पूछा क्या बात बता रहा था उस दिन, तूने बताई दी? तो उसने कहा गहने तो 1 महीने पहले लेके आ गए थे, और बाई को लाके दिखा दिए थे, बाई ने कहा था ये पसंद है, वो सारे दे दिए थे उसको। फिर क्या हुआ कि फिर शादी से 5-7 दिन पहले बाकी बाइयां आनी शुरू हुई, तो बाई ने देखे कि किसी बाकी बाई के नेकलेस अच्छा है, अब बाई ने कहा कि इन दीदी के जो नेकलेस है वो दिलाया जाए, तो वो वापस गहने दिए और अच्छे बनवा के लाए। इसमें कितना खर्चा हुआ, तो कुछ लाख और लगे, बाइयां लेती है। इसलिए ये बंद किया जाए अपने आप के अंदर, के नहीं लिया जाता है, ये शो ऑफ है। हर आदमी चाहता, मैं चाहता हूं मेरी बहन को खूब सारा दूं, ताकि आसपास में यूं पता चले कि साहब फलान जी ने इतना दिया है। कोई पिता चाहता है वो अपनी बेटी को खूब सारा दे, बेटी चाहती है मुझे खूब सारा मिले। ये कई लड़के वालों पे लागू हो गया, लड़के वाले भी चाहते हैं खूब सारा आए तो अपना नाम हो जाए, और लड़के वाले उल्टा कहते हो बीननी को नाम हो सी मारो थोड़ी हो है, अपने आप में सीधी सी हो रखी है चीजें। तो ये चीजें समाज के अंदर से जब तक निकल के नहीं आएगी ना, सरकार द्वारा फोर्सफुली इनको इंप्लीमेंट किया नहीं जा सकता। और यदि आपके समाज के सामाजिक मूल्य इस दिशा में चले गए कि इन चीजों को आपने अच्छा मानना शुरू कर दिया, तो ये चीजें जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। लोगों ने कहा था एजुकेशन के साथ खत्म हो जाएगी, एजुकेशन के साथ बढ़ गई, पहले था ही नहीं गए। पहले आप पूछो मम्मी या मम्मी से पहले वाली पीढ़ी से पूछो कि तुम दाइजे में क्या लाई थी, 5 बर्तन आते थे घरों में, बर्तन ही वो 5 ही मिलते थे जो दाइजे के अंदर आया करते थे। और होता क्या था, एक दे दे पेटी तो संदूक आती, लोहे वाली मोटे से वो वाली संदूक आया करती थी, कपड़े आ जाते थोड़े बहुत मम्मी के गहने आ जाया करते थे, महिलाओं के गहने जरूर आया करते थे। वो गहने आज भी महिलाओं के आते हैं, महिलाओं के पास ही रहते हैं। मुझे लगता है कि दहेज में दिए ही जाने चाहिए, क्योंकि स्त्री धन है, लड़की के पास ही रहेगा। ये केस किसने देखे थे यार, केस पूरा टाइम पूछ लो किसके कितने कोई आया होता, 51 रुपए 101 रुपए 11 रुपए दिया करते थे, इतने भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 95 तक गांव की हालत थी कि किसी की शादी में 1 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, लोग दूर दूर तक बातें किया करते थे कि लाख रुपया लगाया भाई की ब्याह में।
मतलब वो लखपति आदमी है। ये 95 के बाद की बातें हैं। जब लोगों के पास पैसे हो गए तो अब 1 लाख का तो आपका कूलर फ्री जाता है। पहले कूलर फ्रीज तो देने नहीं थे, फिर देने क्या थे, भांडे, 5 भांडे देके भाई को रवाना कर दिया कर, या कपड़े दिया करते थे। तो एजुकेशन के साथ ये चीजें बढ़ी है। तो यदि गुर्जर समुदाय अपने अंदर से इन चीजों को दूर कर पाए तो वाकई इससे अच्छा निर्णय कुछ भी नहीं होगा। तब मुझे वापस लगता है कि इतिहास कितनी बातें सिखाता है कि गुर्जरों ने जब 1936 में आंदोलन किया था तब भी वो कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, सामाजिक सुधार। गुर्जर आज भी कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सामाजिक सुधार, क्योंकि अभी तक हुए तो नहीं है ना। ये सोची जानी चाहिए बात कि हम केवल बात करते हैं, उनको इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाते। आगे लिखो, अलवर किसान आंदोलन।